नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है बुलेटिन का और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और ये बैठक जेपी नड्डा के घर पे पिछले 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। जेपी नड्डा अमित शाह के साथ ये बैठक हुई, करीब 5.5 घंटे तक मैराथन ये मंथन हुआ और कोर ग्रुप की एक और बैठक 20 अक्टूबर से पहले होनी है। यानी कि बीजेपी की ये जो कोर बैठक हो रही थी ये बहुत ही ज्यादा अहम महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक अहम जानकारी आप तक और पहुंचा दे कि 20 अक्टूबर को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट और उसके पहले एक और कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी की तरफ से आयोजित की जा सकती है। 20 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। दूसरी लिस्ट में 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी लिस्ट में कुछ सांसद और बड़े नेताओं के नाम आने की संभावना है। वो नाम कौन से होंगे फिलहाल ये अभी संशय है, लेकिन एक बड़ी जानकारी इसमें कि कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। 5 घंटे से ज्यादा ये बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम वो लोग मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट आ सकती है जिसमें सांसद और कुछ बड़े नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी लखबीर जुड़े हुए हैं सीधे। लखबीर, एक अहम जानकारी, 5 घंटे से ज्यादा बीजेपी की कोर बैठक हुई, इस बैठक से क्या कुछ जानकारी आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की 5.5 घंटे तक बैठक हुई और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं कि आज के मंथन में सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हुई है और 20 अक्टूबर को दूसरी आधिकारिक सूची राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की जारी हो सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 20 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है और उसी दिन दूसरी सूची राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी और चुनाव समिति की बैठक से पहले एक बार फिर से राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक होगी। मतलब साफ है कि आज की कोर ग्रुप की बैठक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी और दूसरी सूची 20 तारीख को आने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 70 नाम शामिल हैं। करीब 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान अब करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है कि आज सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हुई है और 20 अक्टूबर को दूसरी सूची आना प्रस्तावित है और दूसरी सूची से पहले एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी, तमाम एक्सरसाइज की जाएगी और दूसरी सूची में 70 सीटें शामिल है और इन 70 सीटों में कई बड़े नाम और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 41 नामों की सूची पहली आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 7 सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था। वहीं अब 70 नामों की जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें कुछ सांसदों को चुनाव लड़वाया जाएगा और कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। मतलब जो बड़े लड़ैया हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम का ऐलान दूसरी सूची में हो सकता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। मतलब साफ है कि दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें 70 नाम होंगे और जो बड़े लड़ैया हैं राजस्थान के रण के, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजस्थान में, उनके नामों का ऐलान संभव है। तो दूसरी सूची पर सभी की निगाहें हैं। हालिया में बीजेपी ज्वाइन किया, जैसे देवी सिंह भाटी हो गई, ज्योति मिर्धा, क्या इनके नामों का भी ऐलान दूसरी सूची में हो सकता है? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि देवी सिंह भाटी पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हाल ही में उनकी घर वापसी हुई है। ऐसे में कोलायत से उनको पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि उनको टिकट दिया जाएगा या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा, लेकिन दूसरी सूची में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। जहां तक बात ज्योति मिर्धा की है तो बड़ी जाट नेता हैं और किसान वर्ग को साधने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया है। एक बड़ी विरासत है कांग्रेस से, वो बीजेपी में आई है। नाथूराम मिर्धा की वो पोती है। नाथूराम मिर्धा बड़े जाट नेता, किसान नेता राजस्थान में है। उनके आने से बीजेपी को लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा या लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, इस पर फिलहाल निगाहें। लेकिन हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी में उनको लाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं आज भी
दो बड़े कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ शामिल है। भवानी सिंह कालवी स्वर्गीय कल्याण सिंह कालवी के पोते, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, और लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं, जो कि बड़े राजपूत नेता रहे और कर्णी सेना के संस्थापक हैं। भवानी सिंह कालवी को भी नाथद्वारा या लाडनू या फिर मकराना में चुनाव लड़वाया जा सकता है, ये बड़ी बात है। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद होगा। वहीं जहां तक बात विश्वराज सिंह मेवाड़ की है, तो विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ पूर्व सांसद रहे हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने से साफ तौर पर मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, न सिर्फ राजपूत समाज में बल्कि अन्य जातियों में भी, और उन्हें भी मेवाड़ की किसी एक सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, ऐसे में उन्हें इस चुनाव में उतारा भी जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और उन्हें टिकट देकर उनके प्रभाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। इसी लिहाज से अपना कुनबा लगातार बड़ा करती जा रही है, हालांकि विरोध भी हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मणगढ़ की, तो दिनेश जोशी को जिस तरह डैमेज कंट्रोल करते हुए अब बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है, आज के कोर कमेटी बैठक में भरसक इन बातों पर भी चर्चा की गई होगी कि दूसरी लिस्ट में इस तरह से विद्रोह उत्पन्न ना हो, जैसे 41 सीटों में विद्रोह निश्चित रूप से बिल्कुल निश्चित रूप से जो होमवर्क कर आया है प्रदेश के द्वारा, तो प्रदेश को पहले ही हिदायत दी गई थी कि अब जो नामों का ऐलान होना, उन पर इस प्रकार का होमवर्क किया जाए कि डैमेज कंट्रोल किया जा सके और डैमेज हो भी ना पाए। क्योंकि पहली सूची में 41 लोगों को जिस प्रकार से टिकट दी गई, 7 सांसदों को उतारा गया, तो डैमेज काफी है, विरोधी लहर काफी है, बगावती सुर इख्तियार हो रहे हैं। ऐसे में उनको कैसे शांत किया जाए, इस पर तो बीजेपी काम कर ही रही है। बीजेपी ने प्रदेश इकाई को ये मैसेज भी दिया हुआ है, निर्देश भी दिया हुआ है कि तमाम जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए, बगावत जो कर रहे हैं नेता उनको शांत किया जाए, मान मनवार की जाए। और इसका उदाहरण हमने लक्ष्मणगढ़ में देखा भी। लक्ष्मणगढ़ वो सीट जहां से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने उतारा गया पूर्व मंत्री सुभाष महरिया को। सुभाष महरिया को उतारा तो दिनेश जोशी, जो पिछले 2 चुनाव वहां से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, स्वाभाविक है कि वो भी बगावत करते, लेकिन बीजेपी ने कूटनीतिक रणनीति के तहत उनको मनाया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में लाकर खड़ा किया। न सिर्फ वो, बल्कि करीब 3 से 4 जाट नेता ऐसे भी हैं जो वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने भी आज समर्थन दे दिया है सुभाष महरिया को। तो इस प्रकार की कवायद आगे आने वाले दिनों में भी मिलेगी, न सिर्फ इन 41 सीटों पर बल्कि अन्य सीटों जहां पर ऐलान अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को करेगी, वहां पर भी अगर किसी प्रकार की बगावत खड़ी होती है तो उसको शांत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में करती आएगी। लखवीर, ये जैसे कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट आने के लिए सीसी की बैठक कर रही है, एआईसीसी की बैठक कर रही है, स्क्रीन कमेटी की बैठक कर रही है, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो जिस तरह कांग्रेस इतनी बैठकें कर रही है पहली लिस्ट लाने के लिए, फिलहाल अंदेशा तो यही लगाया जा रहा है कि 20 से पहले तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। क्या उसी फॉर्मूले पर सेकेंड लिस्ट को जारी करने के लिए बीजेपी भी कर रही है मैनेजमेंट? बिल्कुल निश्चित रूप से आज कांग्रेस जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो पिछले 3 घंटे से जारी है और कल सुबह 9 बजे कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। कल की बैठक के बाद पहली आधिकारिक सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी हो जाएगी। वहीं 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक उससे पहले हो जाएगी और 20 तारीख को चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने के बाद 20 तारीख को ही पहली आधिकारिक सूची और दूसरी आधिकारिक सूची जारी होने का संभावना है, जिसमें कि करीब 70 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी पैरेलल पूरी रणनीति के तहत तैयारी कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे भी है इस पूरी पेशकश में। हाँ। क्योंकि बीजेपी ने 41 सीटों पर तो अपने योद्धाओं को उतार ही दिया है और लगभग 70 नामों पर पूरी सहमति बन गई है। हालांकि एक कोर ग्रुप की बैठक और होनी है, उसके बाद 20 तारीख को चुनाव समिति बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं कि प्रदेश बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी में भवानी सिंह कालवी शामिल हुए, तो वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी बीजेपी का दामन थामा। अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये भी आपको बता दें कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए
पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करने वाले परिवार के रूप में मेवाड़ के राज परिवार का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप, मां पद्मिनी और मां मीरा के वंश वाला यह राज घराना अपनी विरासत को आज भी सहेज कर रखे हुए है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार से राजनीति में पहली बार 1989 में महेंद्र सिंह मेवाड़ 1989 में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चित्तौड़ से चुनाव मैदान में आए। महेंद्र सिंह ने वह चुनाव 1989 में 1,90,000 रिकॉर्ड वोट से जीता। उनके चुनाव में आने से पूरे चित्तौड़ और मेवाड़ में उत्साह था और जब परिणाम आया तो उनकी बड़ी जीत पर अबीर गुलाल से होली खेली और पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई गई थी। मेवाड़ के महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का दमन आज थमा है, कितने उत्सुक हैं? उत्सुकता तो है कि जैसे मैंने कहा है कि हर नागरिक को प्रगति का सपोर्ट करना चाहिए और जहां हो सके हाथ भी बटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दमन थामने के बाद मेवाड़ में कितना मजबूत होगी बीजेपी? मुझे विश्वास है कि मेवाड़ के लोग सही दिशा ही जाएंगे और सही आदमी को ही अपना सपोर्ट देंगे। क्या आश्वासन क्या मिला है पार्टी की ओर से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? आश्वासन तो मैंने तो ज्वाइन करी है, जैसे मैंने कहा था अपने स्पीच, वही कारण था ज्वाइन करने के लिए। आश्वासन आप पार्टी से पूछे। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। विधायक राजेंद्र सिंह विथुड़ी का ग्रामीण की पगड़ी को लात मारने का वीडियो वायरल होते ही पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोबी राम गुर्जर और उनके बेटे ने गुर्जर समाज से इस मामले में एक साथ होने की अपील की ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आपको बताते चलें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो 2 साल पुराना है, जिसे बेंगू इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ग्रामीण अपने बेटे की नौकरी को लेकर नेताजी से गुहार करने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान राजेंद्र सिंह विथुड़ी उसकी पगड़ी को लात मारते हैं। विथुड़ी साहब 2 आदमी खंदाया जो मुंह बकू को ने अरे मने तक रुपया ले लो कहने था कि काम बात मत करो। अरे ने आप सभी गुजर हमारी मदद करो, हमारी फागड़ी को मारनो है, हमारी फागड़ी को नियम लाद की दीजिए, किलोमीटर से डर पड़ी है। तो उन्होंने क्या पगड़ी पे लात मारी, उन्होंने पूरी गुजर समाज हो हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो, पूरी मेवाड़ की जनता हो। तो और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। पगड़ी राजस्थान के सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पहनकर जब राजस्थान के लोग चलते हैं तो सम्मान में उनका सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। उसी पगड़ी पर लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किया। कांग्रेस पिछले 5 साल में जिस तरह का अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ करती आई है, उसी कड़ी में राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के सम्मान के प्रतीक के साथ जो छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका अपमान जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये राजस्थान में अत्याचार की पराकाष्ठा का एक नया अध्याय है। राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है पगड़ी, और उस पगड़ी पर लात मारने का दुष्कृत्य कांग्रेस के एक विधायक ने किया है। तो आप भी सुन लीजिए कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता कि जिस तरीके से किसान की पगड़ी पर आपने लात मारी है, उसी तरीके से राजस्थान की जनता आपके वजूद को उखाड़ फेंकेगी, राजस्थान से आपकी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। राजस्थान के सम्मान पर चोट करने की इजाजत राजस्थान आपको कभी नहीं देगा। स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद गणपति प्लाजा के लॉकरों की जांच जारी है। इनकम टैक्स ने आज 3 लॉकर खोले, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए नकदी और 1 किलो सोना मिला। तो जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पेपर लीक के बारे में तमाम उन्होंने आरोप लगाए, तमाम उन्होंने परतें खोलनी शुरू की और उसके बाद वो सीधे गणपति प्लाजा पे जयपुर में पहुंच गए, जहां धरने पर बैठे और उन्होंने कहा कि कम से कम इन 100 लॉकरों में 500 करोड़ से ज्यादा वहां पर पैसे हैं और साथ ही साथ 50 किलो से ज्यादा वहां पर आपको सोने चांदी जेवरात मिलेंगे। हालांकि गणपति प्लाजा वही है जहां पहले भी इनकम टैक्स ने रेड डाली थी और इसका खुलासा किया था, जहां तमाम पैसे मिले थे, जेवरात मिले थे, यहां तक कि फर्जी लॉकर्स भी मिले थे, फर्जी नामों के लॉकर्स भी मिले थे। तो अब किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे गणपति प्लाजा पर, उस पर इनकम टैक्स की लगातार रेड जारी है और आज 3 लॉकर खोले गए, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए नकदी और 1 किलो सोना मिला।
रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। 5वें दिन अब रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स जो निजी लॉकर हैं, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर कल काला धन निकलना शुरू हो गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स के लॉकरों से निकला हुआ काला धन है। 2 लॉकरों से 1 करोड़ और 10 लाख से ज्यादा का काला धन निकला है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ज्वेलरी निकली है। ये ज्वेलरी जो है इसकी वैल्यूएशन की जा रही है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी जो है जांच कर रहे हैं। जो आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि पहला लॉकर जो है इर्दिस हसन नाम के व्यक्ति का है और जैसा आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये अपने आप को हज यात्रा का आयोजक इसने बताया है और हज यात्रा के दौरान जो काला धन इन्होंने जमा किया वो इन्होंने कमीशन खोरी या दलाली के रूप में उनसे लिया और उसको यहाँ पर जमा किया है। और तो लगातार उनका ये जो काम है वो चलता रहा है। कई सालों से ये हज यात्रा में दलाली और कमीशन खोरी का काम करते थे और उसके पहले भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसमें काला धन जमा किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रावत मिष्ठान भंडार के मालिक हैं उनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है और उनका भी 30 लाख से ज्यादा कैश यहां मिला है। इसके अलावा घर पर बहुत बड़े पैमाने पर ज्वेलरी मिली है, कैश मिला है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि रावत मिष्ठान भंडार जो है उसके यहाँ एक यूनिक सॉफ्टवेयर मिला है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कारोबार में जो डाटा होता है उसको अपने आप डिलीट करता है और इनका जो कारोबार है उसको इन्होंने लगातार नेगेटिव शो किया, यानी कारोबार में कहीं इन्होंने पॉजिटिव या इनकम टैक्स रिटर्न में या दूसरे टैक्स जमा नहीं करवाए हैं। लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना ये अपनी आय दर्शाते थे, लेकिन इनकी वार्षिक जो टर्नओवर वो लगभग 80 से 90 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स की जांच में सामने आया है। ये जो लॉकर है यहाँ पर कार्तिक कुलवाल नामक एक कारोबारी का भी लॉकर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस लॉकर की चाबी कार्तिक कुलवाल से मांगी थी, लेकिन उसने चाबी खो जाने का बहाना बनाया। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके 2 प्रीमाइसेस पर कार्रवाई शुरू की है और वहां से बड़े पैमाने पर ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जो चाइना से कारोबार से जुड़े हुए हैं। चूंकि एफएमसीजी का बहुत बड़ा कारोबार है, वीकेआई सहित कई इंडस्ट्रीज एरिया में इन्होंने अपने गोदाम बना रखे हैं और राजस्थान के साथ साथ आसपास के बाजार में ये अपने माल की सप्लाई करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगने देते थे। क्योंकि चाइना से कई जो माल हैं, उत्पाद हैं, वो प्रतिबंधित हैं और उस प्रतिबंधित उत्पाद को इन्होंने यहां लाकर के बाजार में बेचा है। अब इससे कितनी इनकम इन्होंने जनरेट की है और कितना कारोबार किया है ये अभी तक किसी भी जांच एजेंसी को नहीं पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही इसमें जो कार्तिक कुलवाल है उसका गोल्ड मिला है, अनअकाउंटेड गोल्ड है, कैश भी मिला है, जिसको इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने यहां से जब्त किया है। आयकर विभाग के अधिकारी अब से इसमें लगभग 100 से ज्यादा लॉकर हैं जो हाई एक रिस्क वाले क्षेत्र में जिनको रखा गया है और इनके नाम, पते, पैन नंबर जो है वो कहीं ना कहीं फर्जी हैं। कई पैन नंबर तो ऐसे दिए हैं जिनका कहीं कोई वजूद ही नहीं है। साथ ही एड्रेस भी इसमें फर्जी दिया गया है। तो इस हाई रिस्क वाले लॉकर्स को ऑपरेट करने का आज पहला दिन है और पहले दिन बड़े पैमाने पर काली कमाई सामने आई है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 100 से ज्यादा जो लॉकर हैं इनमें और भी बड़ा काला धन सामने आ सकता है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच जारी है और इस जांच के बाद जो दूसरे लॉकर मालिक हैं उन पर अब आयकर विभाग की कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि मामला उठाने के बाद लॉकर्स को खाली कर दिए हैं। मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स मैं पहुंचा था जहां पर 1100 लॉकर्स थे जो अवैध तरीके से स्थापित किए गए थे। डीओआईटी घोटाले के सरगना सीपी सिंह के लॉकरों में भारी सोना और भारी रकम की सूचना मेरे को मिली थी। अब आज वहां के लॉकर ढेर सारे करोड़ों का सोना उगल रहे हैं और करोड़ों की नकदी उगल रहे हैं।
और इस बीच बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें कि गणपति प्लाजा में रोयरा सेफ्टी वॉलेट से काले धन की लगातार बरसात जारी है। आयकर विभाग ने एक और लॉकर को ऑपरेट किया जिसमें 50 लाख रुपए के कैश जब्त किए हैं। डॉक्टर दानिश अली के लॉकर से 50 लाख रुपए का काला धन निकला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, गणपति प्लाजा में करोड़ों का काले धन का कारोबार लगातार जारी था और उसके बाद आयकर विभाग 5वें दिन हो गए कि लगातार वो छापेमारी कर रहा है। एक और लॉकर को ऑपरेट किया गया जिसमें 50 लाख कैश जब्त किए गए हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने 50 लाख रुपए को फिलहाल जब्त कर लिया है। डॉक्टर दानिश अली से आयकर विभाग अब पूछताछ कर रहा है कि इतने बल्क अमाउंट में इतनी ज्यादा राशि कहां से आई, क्या क्या सोचते, वो सारे परतें अब खोली जाएंगी आयकर विभाग के द्वारा। दानिश अली डॉक्टर हैं जिनके अकाउंट से, जिनके लॉकर से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। और राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लाइव क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 20 सटोरियों को ज्योति नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीती रात को पुलिस की गिरफ्त में आए सटोरियों में ज्यादातर अन्य राज्यों के हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने बुकीज के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा ऐप पर आईडी बना रखी थी और इसी पर वो स्टेडियम में बैठकर लाइव क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे थे। इसकी सूचना क्राइम इंस्पेक्टर टीम को मिली थी। सूचना पर सीएसटी ने स्टेडियम में छापा मारकर 20 सटोरियों को पकड़ा। ज्योति नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र अंतर्गत बेसिकली जो एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संबंधित क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं। उसमें बेसिकली सीएसटी को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई बाहर के कुछ बड़े सटोरिया आकर के ऑनलाइन यहाँ पे सट्टे का काम कर रहे हैं। उस सूचना को तस्दीक किया गया कल और सीएसटी ने संबंधित थाना पुलिस का सहयोग करते हुए कल 20 सटोरियों को गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज किया। उसमें आगे अनुसंधान जारी है। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।